बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। वक्त और शिक्षक दोनों हमें सिखाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि शिक्षक सिखाकर परीक्षा लेते हैं और वक्त पहले परीक्षा लेते हैं फिर सिखलाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के मछली पालक 90% अनुदान पर ले सकते हैं मछली बीज। संथाल परगना में खोला जाएगा राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिले के प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों को 90% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने का शर्त ये है कि मछली बीज उत्पादक रांची स्थित मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र धुरवा या डोरंडा से प्रशिक्षण प्राप्त हो। लाभुक को मछली बीज की कुल कीमत का सिर्फ 10% राशि भुगतान करना होगा। इसके अलावा 100% अनुदान पर मछली के लिए चारा और जाल भी ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए चतरा जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से संथाल परगना में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। इसमें चाय, इलायची, कॉफ़ी के बागान से लेकर फलदार और अन्य फसलों की नर्सरी होगी। यहाँ फसलों का प्रत्यक्षण भी होगा और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ज़रूरत के मुताबिक किसानों को सभी कृषि तकनीक और बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यहाँ पशु शरणास्थली का निर्माण भी किया जाएगा। मछली पालन व्यवसाय से बेहतर मुनाफा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती कार्यों पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले मछली पालक तालाब की सफाई करें। उसके बाद पानी की पीएच की जांच कराएं। खरपतवार पोषित मछलियों को निकाल दें। उसके बाद 30 दिन से अधिक उम्र की मछली अंगुलिकाओं को तालाब में डालें। खेती के लिए मिट्टी और मछली पालन के लिए पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तालाबों में नई मछली डालने से पहले पानी की पीएच मान की जांच जरूर करा लें। इसी आधार पर आवश्यकता अनुसार उपचार करें। साथ ही तालाबों के अंदर घास पात और उसमें पलने वाली पुरानी मछलियों को निकाल दें। ये नई छोटी मछलियों के लिए घातक हो सकते हैं। इसके अलावा 30 दिन से अधिक आयु की मछली अंगुलिकाओं को ही तालाब में डालें। इससे मछलियों को मरने की संभावना कम होगी। अभी सबसे पहले तो जिनका सदाबहार तालाब है, अपने तालाब की साफ़ सफाई करा के अपने तालाब के पीएच का जांच करा ले और फॉल्स नेटिंग करा के जो भी खरपतवार वाली मछलियां हैं उसका निकासी कर लिया जाए। तब उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद मानसून आने के आगमन के बाद उसका संचयन कर दें। और मैं सलाह दूंगी कि फिंगरलिंग्स डालें। 30 दिन के उपरांत वाली मछलियाँ डालें, छोटी मछलियाँ ना डालें क्योंकि मोर्टेलिटी उससे कम होती है। राज्य के जो किसान इस मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं वे बुआई का काम शुरू कर दें। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेद में स्वर्ण ललिमा या अर्का आभा लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि लगा सकते हैं। टमाटर के गैर संकर प्रभेद की बुआई में 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। गैर संकर प्रभेदों में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। वही संकर प्रभेदों में कतार और पौधा दोनों के बीच 7 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गैर संकर प्रभेद स्वर्ण ललिमा और अर्का आभा की उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद स्वर्ण संपदा और स्वर्ण समृद्धि की उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जी हाँ, बारी है जानकारी की। तो आज की पहली जानकारी है टमाटर की संरक्षित खेती हम कैसे करें, इस विषय पर। तो लेते हैं जानकारी। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की संरक्षित खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे संरक्षित खेती, इसका अर्थ हम समझें क्या, किस तरह से इसको आप जो है परिभाषित कर रहे हैं? जी देखिए, संरक्षित खेती का अर्थ ये है कि इसमें जो वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव होता है, जो हम खुले में खेती करते हैं, तो उससे बचाने के लिए और एक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए हम संरक्षित संरचना का विभिन्न प्रकार की इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर जब हम खेती करते हैं तो इसमें जो बाहरी वातावरण होता है वो कई बार प्रतिकूल हो जाता है, खेती उसमें उपज अच्छी नहीं होती है, तो उससे बचाव होता है और अच्छी उपज बाहर मौसम प्रतिकूल होने के बाद भी सुनिश्चित हो पाती है। तो डॉक्टर साहब, जो किसान भाई टमाटर की खेती अगर पॉली हाउस के अंदर में करना चाहते हैं तो वो किस तरह की तैयारी करें, और वो भी खासकर ऑफ सीजन के लिए या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे पहला चरण आता है वो आता है भूमि की तैयारी का, क्योंकि जो इसमें मृदा में ही हम फसल को उगाते हैं, मृदा रहित संरचना का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मृदा की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उसके क्रम में सबसे पहले हम अच्छे से उसकी गहरी जुताई करके पाटा लगा के भूमि को समतल कर लेते हैं। और पॉली हाउस अगर हम 500 स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या 1000 स्क्वायर मीटर का, यानी 25 डिसमिल का पॉली हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भूमि की अच्छी जुताई करके उसको समतल कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत चूँकि पॉली हाउस के अंदर हमें इसमें खेती करनी है, तो भूमि को तैयार करते समय अंतिम जुताई के समय इसमें हम कम से कम 1 क्विंटल प्रति डिसमिल की दर से हम सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हो, क्योंकि अगर आप कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो ना सिर्फ जो प्रारंभिक अवस्था में आप उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसका गोबर की खाद को सड़ाने में प्रयोग होने लगता है, और दूसरी चीज़ है कि दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है, जो कि एक बहुत ही प्रमुख समस्या है झारखंड राज्य की भूमि में। तो इन बातों का ध्यान रखें और 1 क्विंटल प्रति डिसमिल की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देते हैं और इसके बाद हम उसमें बेड तैयार करते हैं। संरक्षित खेती या कहें कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में और अगर टमाटर की खेती करें तो क्या उसके लिए प्रभेद भी अलग से अनुशंसित किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं टमाटर में 2 प्रकार के प्रभेद होते हैं, एक सीमित बढ़वार वाले, एक असीमित बढ़वार वाले। तो जब हम पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं तो हम असीमित बढ़वार वाले, जिसे इनडिटर्मिनेट टाइप बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसमें जो ICR इंडियन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अनुसंधान केंद्र प्लांडू में स्थित है, वहाँ से स्वर्णा अनमोल किस्म का किस्म विकसित की गई है, जिसका प्रयोग पॉली हाउस के लिए किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी अन्य प्रभेद भी हैं जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा है, जैसे हिम सोना है, हिम शिखर है, इसके अलावा नवीन है, ऐसी प्रजातियों का। और इसके अलावा किसान भाई जो अगर किसी प्रजाति का पहले से वो उसकी खेती कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हैं, तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रजाति चुनें ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि वो असीमित बढ़वार वाली होनी चाहिए। जी, सीमित और असीमित बढ़वार की आप बात कर रहे हैं, तो जो असीमित बढ़वार है उसको, उस पौधे को सहारा देने के लिए क्या जैसे बाहर में हम लोग स्टेकिंग करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी साधन है जैसे धागा, सुतली, उसके माध्यम से भी? जी बिल्कुल, असीमित बढ़वार वाली जो भी प्रजातियां होती हैं और अगर हम पॉली हाउस के अंदर उसकी खेती कर रहे हैं तो उसमें सहारा देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इसके लिए क्या करना होता है कि हम पॉली हाउस के अंदर उसकी ऊंचाई के ऊपर एक कोई GI पाइप लगा सकते हैं या मोटा तार बांध सकते हैं और उसके द्वारा उसमें सहारा देते हैं। इसके लिए UV स्टेबलाइज्ड नायलॉन के पतली पतली डोरियां आती हैं बाज़ार में, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें सहारा क्या, उसमें जो भी प्रजाति हम चुन रहे हैं कि जैसा कि अनुशंसा की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र रांची के संस्थान द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि आप एक
अगर शाखा को जो मुख्य शाखा है एक ही मेंटेन करते हैं तो उससे अच्छी उपज आपको प्राप्त होती है। और उसमें क्या होता है कि आपको जो डोरी हमने बताई नायलॉन की, उससे आपको ऊपर की तरफ बांध के सहारा देना होता है। अच्छा, किसान भाइयों को किस तरह की सलाह है कि जब वो पॉली हाउस के अंदर में जाएं तो बाहर से किसी भी तरह का इन्फेक्शन को वो लेके अंदर पौधे तक ना जा पाए, गेट पे किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? जी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको यही देना चाहिए कि जब कभी भी आप जा रहे हैं तो अपने यथासंभव जितना भी हो सके अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। और जो आपके वर्कर हैं, विशेष रूप से जो आप ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए, क्योंकि सधाई और इसमें जो अतिरिक्त शाखाएं हैं उनको बीच बीच में काट के हटाते रहना होता है, जिससे हमारी एक शाखा मेंटेन रहे। तो इसके लिए जो भी औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यथासंभव साफ़ सुथरा रखें, प्रयोग के बाद भी और प्रयोग के पहले भी अवश्य से साफ़ कर दें, जिसके द्वारा बाहरी वातावरण से कोई भी रोग कारक इसमें ना फैलने पाए। अच्छा, कृषि कार्य का मूल मंत्र होता है रविंद्र सर कि लाभ कितना हुआ। तो अगर लाभ के प्रतिशत की बात करें, उसके अनुपात की बात करें, तो जो खुले में खेती कर रहे हैं टमाटर की और संरक्षित पद्धति से कर रहे हैं टमाटर की खेती की, दोनों में कितना अंतर आ जाता है? जी, अगर आप बात करते हैं प्रथम वर्ष की, तो प्रथम वर्ष में चूँकि जब 25 डिसमिल क्षेत्रफल में आप पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 9 से 10 लाख की लागत आती है। अगर आप सरकारी अनुदान पे इसके स्थापना करवा रहे हैं तो आपको जो अनुदान है उसकी आपको छूट मिल जाती है। और प्रथम वर्ष में जो लागत है जो आपने उसमें पॉली हाउस के निर्माण में लगाई है, तो प्रथम वर्ष में तो आपको उतना मुनाफा नहीं हो पाता है, द्वितीय वर्ष से आपको उसमें मुनाफा प्रारंभ होता है। और अगर हम उपज की बात करते हैं तो प्रति पौधा 12 से 15 केजी तक आप उपज ले सकते हैं। और बाज़ार में उसका 10 रुपये भी अगर उसकी कीमत है तो आपको अच्छा उससे उत्पादन मिल जाता है द्वितीय वर्ष से, और अच्छा लाभ भी मिल जाता है। और अब हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि जब संरक्षित खेती करें तो कैसे वो सावधानी रखें और क्या कुछ ध्यान दें? किसान भाइयों, इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आप इसके लिए बिचड़ा या पौध तैयार कर रहे हैं तो उसे प्रो ट्रे विधि में ही तैयार करें। अगर अभी आप नई योजना बना रहे हैं पॉली हाउस के अंदर खेती की, पुराना पॉली हाउस आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें 15 जुलाई तक बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज बोने का कार्य अवश्य प्रारंभ कर दें। और समय समय पे जो भी अतिरिक्त शाखाएं हैं उनको हटाते रहें, और जो नीचे की पत्तियां अगर घनी हो रही हैं तो उनकी भी छटाई समय समय पे करते रहें। उससे अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है धान में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो कैसे करें हम प्रबंधन, आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। आज हम जानेंगे कि धान में हानिकारक कीटों का प्रकोप कैसे होता है और उससे बचाव कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जी। अभी धान का फसल है, लगाने का मौसम है और हमारे किसान भाई इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी किए हैं। लेकिन अगर कीटों की बात करें तो कौन कौन से कीट धानों के लिए आते हैं और उनका रोकथाम कैसे करें? धान झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी खेती 18 लाख हेक्टेयर में की जाती है। और धान का जो चावल होता है यही हमारा झारखंड वासियों का प्रमुख भोजन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। लेकिन इसमें बहुत तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है और पौधशाला से लेकर के जो दाने पड़ते हैं उस अवस्था तक इस फसल में कई तरह के कीड़े लगते हैं। अवस्थावार कीड़ों का जो प्रकोप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम पौधशाला से अगर शुरू करें तो पौधशाला में जो देख रेख करनी है तो सबसे पहले आप पौधशाला तैयार करते हैं, मिट्टी को जोत करके अच्छी तरह से उसको तैयार करते हैं और उसमें सड़ी हुई गोबर खाद और FIM देते हैं और उसके बाद उसमें बिजाई करते हैं। तो पौधशाला में शुरू में ही अगर उसमें फिप्रोनिल नामक दानेदार कीटनाशी का प्रयोग 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें कर दिया जाए और उसके बाद उसमें बिजाई की जाए। और बिजाई करने के बाद बेहतर तो ये होगा कि जो बीज है उसका भी उपचारित कर लें तो अच्छा है। तो बीज को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम साफ प्रति किलो बीज और उसमें 4-5 ml क्लोरपायरीफॉस प्रति किलोग्राम बीज की दर से और उसमें करीब 10-20 ml पानी भी मिला लें और जो जलीय घोल बने उसमें उपचारित कर लेंगे। तो ऐसा करके आप बीज को उपचारित कर लें, तब पौधशाला में उसको बुआई करें और बुआई करने के बाद और उसको निगरानी करते रहें। और निगरानी करने के दरमियान अगर कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है तो आवश्यकता के हिसाब से उसमें आप उसमें फ्लुबेनियमाइड नाम का जो नया रसायन है
उसका 1 ml प्रति 3 लीटर जल में घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और या उसका जो बिचड़ा उखाड़ने के 1 सप्ताह पहले उसमें वही फिप्रोनिल नामक दानेदार कीटनाशी का उसको बिखेर दें और फिर हल्की सिंचाई कर दें और तब 1 सप्ताह के बाद उसको उखाड़ें मुख्य खेत में रोपने के लिए। और इस तरह से आपका बिचड़ा तैयार हो गया। अब इसकी रोपाई करनी है। तो रोपाई करने के लिए जो बिचड़ा उखाड़ते हैं तो उस बिचड़े का भी, जो कि इस अपने झारखंड प्रदेश में जो प्रमुख कीड़े हैं वो हैं तना छेदक, पत्र लपेटक, बांकी, चढ़ा कीट, गंधी बग। ये बहुत ही प्रमुख कीड़े हैं जो अमूमन हर क्षेत्र में इसका प्रकोप होता है। तो इन कीड़ों से बचाने के लिए जो आक्रमण के पहले का जो उपचार है उसको करने के लिए आप बिचड़ा का भी उपचार कर सकते हैं। बिचड़ा को उखाड़ करके उसको क्लोरपायरीफॉस नामक रसायन का 4-5 ml रसायन प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उस जलीय घोल से अगर बिचड़ा के जड़ को उपचारित कर लें और उसी जलीय घोल में साफ या बेबेस्टिन नामक फफूंदनाशक भी मिला दें और बिचड़ा का उपचारित करने के बाद इसकी रोपाई करें तो बहुत उत्तम होगा। अब रोपाई हो गई। रोपाई करने के 3 सप्ताह बाद, रोपाई करने के 3 सप्ताह बाद आप आवश्यकता के हिसाब से, अगर आपका जो पूर्व अनुभव है उसके हिसाब से अगर कीड़े का आक्रमण आपके क्षेत्र में हुआ करता है, अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ करने का। अगर हुआ करता है तो उस परिस्थिति में आप जो अभी बता चुके हैं हम फिप्रोनिल नामक दानेदार कीटनाशी का, उसका 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 10 किलो प्रति एकड़ की दर से धान के खेत में जिसमें खड़ा पानी हो, बहता हुआ पानी नहीं हो, उसमें बिखेर दें। शर्त यही है कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसा करके आप 3 सप्ताह के बाद ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद जब 1 महीना बाद या फिर अगले 30 दिन बाद, 45 दिन बाद जब कीड़ा का प्रकोप होने लगे तो फ्लुबेनियामाइड नाम का जो फेम के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है उसका 1 ml दवाई को प्रति 3 लीटर जल में घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी वैकल्पिक रूप में इमिडाक्लोपीड है और या बुप्रोफेजिन है, कोराजिन है, ये सब भी रासायनिक कीटनाशी बाज़ार में है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा करके आप अपने धान के में जो कीड़े लगते हैं विभिन्न अवस्थाओं में उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक, अब कुछ किसान भाई हैं जो जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, उस परिस्थिति में रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ तक कि रासायनिक खाद का भी प्रयोग नहीं करना है। उसमें जो रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद FYM है या केचुआ खाद है या करंज खल्ली है, नीम खल्ली है, उसका उचित मात्रा में समय समय पर प्रयोग करें। और सबसे पहले तो अच्छा है उसके लिए कि धान के जो बिजाई होता है उसके 1 महीना पहले ही आप अगर सब खेत में जहाँ पर आपको खेती करनी है उसमें सनई या ढैचा का प्रयोग बुआई कर लें। और जब उसका भर घुटना का या उससे थोड़ा बड़ा पौधा हो जाए तो उसको अंतिम खेत का जो तैयारी करते हैं उसके 1 सप्ताह 15 दिन पहले ही उसको अच्छी तरह से जुताई कर लें। शर्त यही है कि खेत में पानी पहले से रखना होगा ताकि सनई या ढैचा का जो हरा भाग है सड़ जाए और हरी खाद के रूप में वो काम आए। और बाद में आप उसमें FYM गोबर खाद, सड़ी हुई गोबर खाद, करंज खली, नीम खली, केचुआ खाद इत्यादि से उसका पोषण करें। तो ये हो या खाद की बात। अब उसके सुरक्षा की बात जब होगा कीट और व्याधि से, तो उसके लिए जो जैविक स्रोत से जो बनाया गया है कीटनाशी, जैसे नीम का तेल, नीम से निर्मित कीटनाशी बाज़ार में बहुत तरह का उपलब्ध है, निमेरीन, चूक इत्यादि। उसका 5 ml उत्पाद प्रति लीटर जल में घोल बना करके साफ मौसम में छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपके जो हानिकारक कीड़े हैं उसका निदान होगा, रोकथाम होगा और फसल अच्छी होगी। अच्छी थी ना जानकारी। जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती हैं, लेकिन हम अगले अंक में कहकर आपको दिखलाते जाते हैं अगले अंक में, है ना। तो फिर जानकारियों का लाभ उठाते रहिए, अमल करते रहिए और फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए ताकि आप हमारा पता नोट कर सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा
केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का इंतज़ार। और हाँ, याद है ना, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कीजिए। और अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।